दोस्तों नमस्कार, मैं एसपी बघेल। आज हम लोग मुख्य रूप से ब्रिटिश क्राउन के अधीन किए गए संवैधानिक सुधारों या जो है अधिनियमों की चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है क्राउन के अधीन संवैधानिक विकास के तहत 1919 तक के अधिनियम के बारे में चर्चा कर चुके थे। आज हम लोग 1935 के अधिनियम तथा स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक की कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए मित्रों, यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और ये 1935 का जो अधिनियम आता है, यह अधिनियम अचानक नहीं आता है। इस अधिनियम के पीछे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पराकाष्ठा भी थी। भारतीय नेता, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एन केन प्रकारेण किसी भी तरह से पूर्ण स्वराज की मांग पर टिके हुए थे। दूसरी तरफ ब्रिटिश जो है हुकूमत हम भारतीयों को औपनिवेशिक स्वराज की बात कर रही थी, यानी डोमेनियन स्टेट की बात कर रही थी, या जिसे आप अधिराज्य कहते हैं उसकी बात कर रही थी। ऐसे में भारतीय जो है किसी भी सूरत पर पूर्ण स्वराज से कम की आजादी लेने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये जो 1935 का अधिनियम आया, इसके बारे में आप लोग जानते ही हैं कि यह बहुत ही उपयोगी अधिनियम है, क्योंकि इसी अधिनियम के आधार पर ही आज का हमारा संविधान टिका हुआ है। क्योंकि यह अपने आप में एक जो है संविधान ही था। इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। फिर 1935 से लेकर आजादी तक जो है कौन कौन से मुख्य प्रावधान किए, जैसे मुख्य रूप से हम लोग पढ़ते हैं अगस्त प्रस्ताव क्या आया, क्रिप्स मिशन क्या था, बेबेल योजना क्या थी, और जो है शिमला समझौता क्या हुआ, और माउंटबेटन योजना। इनका भी हम लोग थोड़ा थोड़ा सा जो है अध्ययन करेंगे और परीक्षा उपयोगी तथ्यों के बारे में चर्चा करते हुए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो 1919 का अधिनियम आया था, इसके अधिनियम में यह प्रावधान था कि प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात भारत में होने वाले संवैधानिक सुधारों और भारतीय परिस्थितियों की जांच के लिए एक जो है आयोग का गठन किया जाएगा। ऐसे में कंजर्वेटिव पार्टी ने जो है जॉन साइमन की अध्यक्षता में जो है नवंबर 1927 में एक साइमन कमेटी या साइमन कमीशन का गठन करती है। यही साइमन कमीशन जो था, इसमें कुल जो है अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इन 7 सदस्य जो बनाए गए थे, 7 सदस्य, ये 7 सदस्य अंग्रेज थे। अब ऐसे में साइमन कमीशन में सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण इसे श्वेत आयोग भी कहा जाता है, या व्हाइट कमीशन के नाम से भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि व्हाइट कमीशन किसे कहा जाता है या श्वेत आयोग किसे कहा जाता है। इस आयोग के 7 सदस्यों में एक सदस्य जो है क्लीमेंट एटली भी है। क्लीमेंट एटली, यही एटली जो भारत की आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो साइमन कमीशन जब आता है तो इसका बहुत अधिक विरोध होता है। आप इतना अधिक विरोध होता है कि इसके माध्यम से पूरे भारत में जन आंदोलन फैल जाता है। साइमन गो बैक का नारा दिया जाता है, जिसमें जो है लाठीचार्ज होता है, और लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की जो है बाद में मृत्यु भी हो जाती है। तो ऐसे में जो है यह आंदोलन जो है बहुत रूप ले लिया। बड़ा विरोध के कारण पूरा जन आंदोलन, पूरे भारत के लोग इस साइमन कमीशन के विरोध के रूप में खड़े हो गए। तो ऐसी स्थिति में ब्रिटेन के जो है नेता बहुत जो है अपने को अपमानित महसूस किए, और उस समय भारत के जो राज्य सचिव थे लॉर्ड बर्किनहेड थे। लॉर्ड बर्किनहेड ने भारतीयों को चुनौती दी, कहा कि तुम लोग जो है अगर चाहते हो कि तुम्हारा विकास हो जाए तो तुम लोग एक संविधान निर्माण करके दिखाओ। भारतीयों ने इस जो है चुनौती को स्वीकारा, और स्वीकार करके उस समय के भारत के सबसे बड़े विद्वान
सबसे बड़े वकील पंडित मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में 1928 में नेहरू कमेटी गठित की गई। नेहरू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है 1928 में पेश की। नेहरू कमेटी की रिपोर्ट 15 अगस्त 1928 में पेश होती है और इसका अप्रूवल होता है 28 अगस्त 1928 को। इस रिपोर्ट में जो है भारतीय कांग्रेस के नेताओं ने मुख्य रूप से मांग की कि भारत में जो है एक उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाए और जो है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त किया जाए और एक जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाए और जो है भारतीयों को जो है अधिक से अधिक मात्रा में जो है प्रतिनिधित्व दिया जाए। साथ ही भारत को एक औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा दिया जाए, यानी एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए या एक अधिराज्य का दर्जा दिया जाए। इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की समाप्ति की मांग की गई थी। तो जब यह कमेटी गठित हुई थी तो इसमें अध्यक्ष सहित कुल 11 लोग शामिल थे, जिसमें अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू जी थे और सचिव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और कांग्रेस के तीसरे सदस्य सुभाष चंद्र बोस जी थे। 2 सदस्य मुस्लिम लीग के थे, 2 सदस्य हिंदू महासभा से थे, बाकी जो है सिख से, हरिजन से और श्रमिक पार्टी से एक सदस्य इसमें शामिल थे। तो जब यह नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई उस समय मोहम्मद जिन्ना जो है कांग्रेस के साथ थे। जैसे ही सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की समाप्ति की मांग की गई वैसे ही मोहम्मद जिन्ना नाराज हो गए और जाकर के मुस्लिम लीग से मिल गए, आगा खां से मिल गए और मुस्लिम लीग और आगा खां मिल करके मुस्लिम लीग जो है मुख्य रूप से मार्च 1929 में जो है 14 सूत्री मांग पेश करती है और जब 14 सूत्री मांग पेश करती है तो अंग्रेजों को लगता है कि दोनों में एकता नहीं है, बहुत अधिक मतभेद हो गया है। अब इसी मतभेद को भुलाने के लिए अंग्रेजों ने मुख्य रूप से ब्रिटेन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। गोलमेज सम्मेलन यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का गठन किया जाता है। पहला सम्मेलन 1930 में, दूसरा सम्मेलन 1931 में और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में इंग्लैंड में किया जाता है, जिसमें आपसे प्रश्न पूछता है इसमें भी तीनों गोलमेज सम्मेलनों का जो है में सम्मिलित कौन हुए थे, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलन की समाप्ति के पश्चात ब्रिटेन में एक जो है 1933 में एक श्वेत पत्र जारी किया जाता है। उस श्वेत पत्र के पश्चात लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में एक जो है संयुक्त कमेटी या संयुक्त समिति का गठन होता है। इसी समिति की सिफारिश पर एक जो है संवैधानिक प्रारूप तैयार किया जाता है और उस संवैधानिक प्रारूप पर 4 अगस्त 1935 ईस्वी में ब्रिटेन के महासम्राट द्वारा हस्ताक्षर कर दिया जाता है। उसी हस्ताक्षर के पश्चात यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम 1935 बनता है। 1935 का जो अधिनियम आता है यह एक तरह से पूरी तरह से संविधान था। अब इसमें 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां और जो है 14 भाग थे। इस संविधान के तहत या इस अधिनियम के तहत निम्नलिखित जो है सुधार किए गए। पहला काम क्या किया गया, यहाँ पर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। ब्रिटिश संसद ने इस अधिनियम में यह कहा था कि भारत में 11 प्रांतों और 6 चीफ कमिश्नरियों और देशी रियासतों को मिलाकर के एक जो है अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा। इस संघ में देशी रियासतों को स्वतंत्रता दे दी गई कि वो चाहें तो इस अखिल भारतीय संघ में सम्मिलित हों या चाहे तो ना सम्मिलित हों। देखिए यही एक सबसे बड़ी भूल थी। ब्रिटिश जो है देशी रियासतों को अखिल भारतीय संघ में सम्मिलित होने की स्वतंत्रता दे देते हैं,
जिसका नतीजा यह होता है कि देशी रियासतें शामिल नहीं होती हैं और अखिल भारतीय संघ का निर्माण नहीं हो पाता है। तो यह पूछा जाता है यह परीक्षा में, क्या जो है अखिल भारतीय संघ का निर्माण हुआ नहीं हुआ। यह भी प्रश्न पूछता है किस अधिनियम में अखिल भारतीय संघ के निर्माण का प्रावधान था, तो आप कहेंगे 1935 के अधिनियम में। एक प्रश्न और बनता है, ये जो 1935 का अधिनियम आया ये पूरी तरह से एक संविधान ही था। इसमें एक प्रश्न ये बनता है क्या इसमें प्रस्तावना थी, तो नहीं, 1935 के अधिनियम में कोई प्रस्तावना नहीं थी। तो फिर इसकी प्रस्तावना क्या थी, इससे भी सवाल बनता है। तो ये एक प्रस्तावना विहीन था और 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को 1935 के अधिनियम की प्रस्तावना बनाया गया। अब इसमें और भी बहुत से कार्य किए गए। दूसरा इसमें यह कार्य किया गया कि जो 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन था, उस प्रांतों के द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में जो है द्वैध शासन की स्थापना की गई। तो यह भी याद रखिएगा, पूछता है किस अधिनियम के माध्यम से जो है प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में या संघ में जो है द्वैध शासन की स्थापना की गई, तो जो 1935 के अधिनियम के तहत। अब ये द्वैध शासन क्या है, पिछले में भी बताए हैं कि द्वैध शासन के तहत एक सब्जेक्ट था आरक्षित और एक था हस्तांतरित। आरक्षित जो है गवर्नर जनरल अपने परिषद के माध्यम से पूरा कंट्रोल रखता था और जो है हस्तांतरित विषयों पर जो है गवर्नर जनरल भारतीय मंत्रियों के माध्यम से कंट्रोल रखता था। तो यहाँ पर 1935 के अधिनियम में भारत में 1935 के अधिनियम के माध्यम से एक संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई। यह संघीय न्यायालय दिल्ली में स्थापित किया गया था और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 6 अन्य न्यायाधीश होते थे, जिसमें से 2 भारतीय न्यायाधीश भी थे। इसमें से एक थे M.R. जैकब और दूसरे थे M.S. सुल्तान। तो ये जो संघीय न्यायालय था ये जो है 1 अक्टूबर 1937 से कार्य करना प्रारंभ किया। तो यहाँ ध्यान रहे संघीय न्यायालय की स्थापना की गई इसी अधिनियम के माध्यम से। तो आप लोग पूरा ध्यान रखिए, एक संघ जो है अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया, एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया और संघीय न्यायालय स्थापित भी किया गया, और एक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना का प्रावधान किया गया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी स्थापना की गई। और इसके अलावा इसमें वर्मा को भारत से 1935 में अलग कर दिया गया और साथ ही उड़ीसा तथा जो है सिंध जैसे 2 नए प्रांतों का गठन भी किया गया इसी के माध्यम से। इसके साथ साथ इसमें एक बड़ा काम यह किया गया कि भारत परिषद का अंत कर दिया गया। तो ध्यान रहे, पूछता है, बहुत बार पूछा है, भारत परिषद का अंत किस अधिनियम के माध्यम से किया गया, तो 1935 के अधिनियम के माध्यम से किया गया। और इसमें ध्यान रहे प्रश्न पूछता है राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का जो है प्रावधान कहां से प्रेरित है, तो आप कहेंगे राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का प्रावधान 1935 के अधिनियम की धारा 42 से प्रेरित है। भारतीय संविधान में यह प्रावधान है कि अनुच्छेद 123 के तहत भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो एक चीज और ध्यान रखना, वहां गवर्नर जनरल अर्थात वायसराय को अध्यादेश जारी करने का पहला जो है पावर दिया गया था 1861 के अधिनियम में। 1861 के अधिनियम में यह प्रावधान था कि गवर्नर जनरल अर्थात वायसराय विशेष या संकटकालीन परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन जो हमारे राष्ट्रपति महोदय द्वारा 123 के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है वह प्रेरित है 1935 के अधिनियम द्वारा। देखिए, इस अधिनियम के माध्यम से शक्तियों का विभाजन किया गया। इसमें केंद्रीय तथा प्रांतीय शक्तियों को विभाजित करते हुए यहाँ पर 3 जो है सूचियां बनाई गई। 3 सूची में एक सूची को कहा गया संघ सूची, जिसमें कुल 59 सब्जेक्ट शामिल थे।
दूसरा जिसे कहा जाता है प्रांतीय सूची, जिसमें कुल 54 सब्जेक्ट अर्थात विषय शामिल थे, और तीसरी सूची जिसको कहा गया समवर्ती सूची, उसमें कुल 36 विषय शामिल थे। तो इस प्रकार से जो है 1935 के अधिनियम के माध्यम से जो है शक्तियों का विभाजन किया गया। तो ये पूछा जाता है, एक और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर प्रांतों में जो है विधान मंडल का भी गठन किया गया। उस समय 1935 के अधिनियम के समय कुल 11 प्रांत थे। उन 11 प्रांतों में से 6 प्रांत जो थे मुख्य, उन 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक विधान मंडल का गठन किया गया। और ये द्विसदनात्मक, एक जो है उच्च सदन और दूसरा एक निम्न सदन था। उच्च सदन विधान परिषद और निम्न सदन जो है विधान सभा थी। तो इस प्रकार से ये पूछ लिया जाता है कि द्विसदनात्मक विधान मंडल का गठन किस जो है अधिनियम के माध्यम से हुआ, तो आप बताएंगे 1935 के अधिनियम के माध्यम से। अब हम लोग आते हैं जो है अगला और बहुत महत्वपूर्ण इसमें जो कार्य किया गया, जो इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता थी, वह यह थी कि प्रांतीय स्वायत्तता। तो प्रांतों को इस अधिनियम के माध्यम से स्वायत्तता दे दी गई। 1 अप्रैल 1937 में यह घोषणा कर दिया गया कि अब प्रांतों को स्वतंत्र कर दिया जाता है, यानी प्रांत अब नियम और कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल के अधीन कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है। वो स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सकते हैं और नियम कानूनों को बना सकते हैं। अब प्रांतों के ऊपर सीधा नियंत्रण ब्रिटिश संसद का कर दिया गया। तो ये ध्यान रहे, प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई। प्रांतीय स्वायत्तता का ही परिणाम था कि जो है यहाँ पर 1937 में जो है प्रांतीय चुनाव होते हैं। 1937 में भारत के 11 ब्रिटिश प्रांतों में चुनाव होता है। उन 11 ब्रिटिश प्रांतों में जो है 5 ऐसे प्रांत थे जिसमें कांग्रेस को बहुत बड़ी सफलता मिली, यानी लगभग पूरी सीट कांग्रेस ही जीत ली। दूसरा जो है 5 के बाद एक और राज्य बंबई प्रांत था जिसमें कांग्रेस बहुत बड़े दल के रूप में उभरी। तो 1937 के चुनाव में कांग्रेस अपने दम पर 6 प्रांतों में सरकार बनाती है। इसके बाद 2 प्रांत और थे, इसमें एक असम और दूसरा पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में कांग्रेस जो है अपना सरकार बनाती है। यहाँ पे गठजोड़ की सरकार यानी मिली जुली सरकार बनाती है। इस प्रकार 1937 के चुनाव में कांग्रेस कुल 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाती है। दूसरी तरफ पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी सरकार बनाती है और बंगाल में जो है कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग की मिलीजुली सरकार बनाती है। अब बचा आपका एक प्रांत जो था सिंध प्रांत। सिंध प्रांत में किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए उसमें ब्रिटिश सरकार के सहयोग से सरकार बनाई गई। उत्तर प्रदेश जो था है आज का, वो उस समय संयुक्त प्रांत था। वहाँ उस संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत जी को बनाया गया और यहाँ पर कानून मंत्री तथा विधि मंत्री जो है KM काटजू जी को बनाया गया और वित्त मंत्रालय रफीक अहमद किदवई को दिया गया। तो ऐसी स्थिति में यह भी सवाल पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखिए और पूछा जा सकता है। तो जैसे ही ये लोग यहाँ पर संयुक्त प्रांत में मुख्यमंत्री बनते हैं, तो गोविंद बल्लभ पंत जी करते क्या है कि अंग्रेजों ने बहुत से भारतीय लेखकों को, बहुत से जो है पत्रकारों को अनायास ही जेल में डाल दिया था, जिनके ऊपर कोई हत्या का, कोई जो है कानूनी अपराध का जो है आरोप नहीं था। बस ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ बोलते थे, लिखते थे, उनकी गुलामी नहीं करते थे। जो लेखक या कवि या पत्रकार, उनको अंग्रेज क्या करते थे, जेल में डाल देते थे। तो जब गोविंद बल्लभ पंत जी यहाँ पर मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने बहुत से लोगों को रिहा कर दिया, जिसमें 2 लोगों का नाम आपको जानना जरूरी है। एक आप सुने होंगे रामवृक्ष बेनीपुरी जी और दूसरा नाम सुने होंगे जो है अरबिंदो को।
तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी को भी जेल से ये छोड़ते हैं, तब ये जाकर के लेखन का काम शुरू करते हैं और बड़ा बढ़िया निबंध इन्होंने लिखा है, गेहूं बनाम गुलाब। आप पढ़िएगा, गेहूं बनाम गुलाब जो है क्लास 11-12 की यूपी बोर्ड की किताबों में हम लोगों के दौर में चलता था, और तब ये जाके लिखते हैं। बड़ा अच्छा निबंध है, और आपको आज भी निबंध अगर अच्छा लिखना है तो आप 11वीं की किताब जो है पढ़ा करिए, जिसमें एक थी जो है गद्य गरिमा और एक कथा भारती, एक काव्यांजलि चलती थी हम लोगों के दौर में। तो गद्य गरिमा पढ़िए, वो निबंधों का बहुत अच्छा संकलन है, और अगर आप उसको पढ़ लें तो आज के परिप्रेक्ष्य में जो पीसीएस मेंस में, आईएएस में जो हिंदी से संबंधित निबंध आ रहे हैं, उससे आपको शब्दावली बढ़िया मिलेगी, भाषा शैली बढ़िया मिलेगी, और वर्ड पावर आपका बढ़ेगा। वाक्य की प्रबलता कैसे बढ़ाई जाए, ये आपको वहीं के जो है किताबों को पढ़ने से मिलेगा। तो ये जो है अरबिंदो को भी जेल से छोड़ते हैं, तो ये जाके अरबिंदो आश्रम खोल लेते हैं पुडुचेरी में। तो ध्यान रहे 1937 का जो चुनाव हुआ, उसमें 11 प्रांतों का चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस की सरकार बनती है लगभग 8 राज्यों में, और बाकी 3 राज्यों में अकेली सरकारें सब बनाते हैं। अब 1937 के चुनाव के बाद 28 महीनों तक यहाँ पर सरकार राज्यों में चली, लेकिन जैसे ही 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, वैसे ही अंग्रेजों ने जो है काम क्या किया कि बिना भारतीय नेताओं से पूछे ही भारत को भी ब्रिटेन के साथ द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। इससे भारतीय नेता बहुत क्षुब्ध हुए, उनको बड़ा दुख हुआ कि बिना हम लोगों के बात विचार के, बिना युद्ध मंत्रिमंडल में हमको शामिल किए, हमको ये लोग जो है हमारे देश को युद्ध में अनायास ही झोंक दिए। युद्ध जर्मनी लड़ रहा है, जर्मनी के और पोलैंड में चल रहा है। शत्रु राष्ट्र जो है जर्मनी बना हुआ है, मित्र राष्ट्र फ्रांस और इंग्लैंड बने हुए हैं। तो ऐसे में इंग्लैंड के साथ ये लोग भारत को भी जोड़ देते हैं। तो भारतीय नेता बहुत दुखी होते हैं, और दुखी होकर के अक्टूबर 1939 में से 8 में जहां जहां कांग्रेस थी वहां पर इस्तीफा दे देती है, बाकी मुस्लिम लीग और पार्टियां इस्तीफा नहीं देती हैं। तो आप समझिए, कांग्रेस देशभक्ति के लिए लड़ रही है और कुछ पार्टियां अपने हित के लिए लड़ रही हैं। जब कांग्रेस मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देती है तो 22 दिसंबर 1939 को मोहम्मद अली जिन्ना और अंबेडकर मुक्ति दिवस मनाते हैं। तो यह भी पूछता है मुक्ति दिवस कौन मना रहा था, उनके साथ में कौन खड़ा था? तो मोहम्मद अली जिन्ना अर्थात मुस्लिम लीग, अंबेडकर जो है दोनों मिल करके मुक्ति दिवस मना रहे थे। बड़ी 1935 के अधिनियम के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू के 2 कथन आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो ये पूछ लेता है कि किसने कहा कि 1935 का अधिनियम गुलामी का एक अधिकार पत्र था या गुलामी का एक दस्तावेज था। और यह भी पूछता है कि किसने कहा यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। तो दोनों कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है। के बारे में जिन्ना ने कहा कि यह पूर्ण रूप से सड़ा तथा मूल रूप से बुरा अधिकार पत्र था। इस प्रकार से हम लोग देखें तो 1935 का अधिनियम समाप्त होता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जैसे ही ब्रिटिशों ने भारत को शामिल कर लिया, वैसे ही कांग्रेस ने जो है प्रांतों से अब इस्तीफा दे दिया। अब ऐसे में ब्रिटेन के सामने एक संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया। इसी संकट के समाधान के लिए 8 अगस्त 1940 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा एक घोषणा की जाती है, जिसे कहा गया अगस्त घोषणा। 8 अगस्त 1940 डेट याद रखिए, 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा घोषणा की जाती है, जिसे अगस्त घोषणा की जाती है। इसमें भी वो वही पुरानी बात दोहराते हैं कि युद्ध के बाद भारतीयों को औपनिवेशिक स्वराज्य दिया जाएगा, और जो है इसमें मुख्य रूप से भारतीयों को और अधिक मात्रा में
केंद्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया जाएगा। इससे मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों संतुष्ट नहीं हुए। कांग्रेस अब यहीं से पूर्ण स्वराज की मांग पर टिक गई और गांधी जी न क्षुब्ध होकर इनके कार्यों से व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर देते हैं। तो 17 अक्टूबर 1940 में गांधी जी व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर देते हैं, जिसमें मुख्य रूप से विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह को एक नाम से और जाना जाता है, जिसे कहा जाता है दिल्ली चलो आंदोलन। तो ये जो है अगस्त प्रस्ताव भी फेल हो जाता है। 1942 आते आते द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया। दुनिया के लगभग अधिकांश देश जो थे द्वितीय विश्व युद्ध में कूद चुके थे और यहाँ भारत में जन आंदोलन और स्वतंत्रता के लिए आंदोलन भी तेज हो गया। ऐसी स्थिति में अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री इवार और चीन के राष्ट्रपति च्वांग काई शेक, इन तीनों लोगों ने ब्रिटेन पर दबाव बनाना शुरू किया कि भारतीयों की मांग को मान करके जल्द से जल्द भारत को आजाद करने की कोशिश करो। अब इसी दबाव में आकर के ब्रिटेन ने जो है सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में 23 मार्च 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन का गठन करती है और 30 मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है और भारत आकर के यहाँ पर मुख्य वार्ताकाल जवाहरलाल नेहरू जी और मौलाना अबुल कलाम आजाद जी से बातचीत करके अपनी घोषणा करता है। अपनी घोषणा में क्रिप्स मिशन कहता है कि युद्ध के बाद जो है भारतीयों द्वारा एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ध्यान रहे, बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा गया है परीक्षा में कि निर्वाचित संविधान सभा के गठन का प्रावधान सर्वप्रथम कहाँ किया गया, तो आप कहेंगे क्रिप्स मिशन में। लेकिन दूसरा प्रश्न याद रखिए, भारत में जो संविधान सभा गठित की गई वो कैबिनेट मिशन के आधार पर की गई, लेकिन निर्वाचित संविधान सभा के गठन का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ किया गया था, तो आप कहेंगे क्रिप्स मिशन में। इसमें लोगों ने जो सबसे बड़ी गड़बड़ी की वो क्या कि कहा कि युद्ध के बाद भारत में एक जो है भारतीय संघ बनाया जाएगा और वह जो संघ बनेगा पूर्ण रूप से औपनिवेशिक राज्य होगा। यानी जो ये संघ बनेगा वो पूर्ण रूप से उपनिवेश या अधिराज्य होगा जो ब्रिटेन के अधीन कार्य करेगा। और एक और लोग शर्त जोड़ दिए, उसमें कहे कि मुस्लिम लीग स्वतंत्र है, वो चाहे तो भारतीय संघ में शामिल हो और चाहे तो शामिल ना हो। अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस यहां तक कोई विभाजन नहीं चाहती थी, तो कांग्रेस क्रिप्स मिशन को मानने से इनकार कर दी और गांधी जी ने कहा कि यह पोस्ट डेटेड चेक है। नेहरू जी ने इसमें जो है एक और शब्द जोड़ दिया, कहा कि जो है ये एक ऐसा चेक है जिसका बैंक दिवालिया हो गया है। तो ऐसी स्थिति में याद रखिए, पूछा जाता है कि क्रिप्स मिशन को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा, तो आप कहेंगे महात्मा गांधी जी ने। फिर पूछता है क्रिप्स मिशन को किसने कहा कि एक ऐसा चेक है जिसका बैंक दिवालिया हो चुका है, तो आप कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। तो क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया और क्रिप्स मिशन जब फेल हो गया, क्रिप्स मिशन की असफलता और विरोध के बाद गांधी जी जिद पे आ गए कि अब बिना जो है भारत में पूर्ण स्वराज लाए हम दम नहीं लेंगे। और भारत छोड़ो आंदोलन के लिए उन्होंने 9 अगस्त 1942 की तारीख तय किए। 9 अगस्त 1942, ध्यान रखिए, 9 अगस्त को ही काकोरी दिवस के रूप में हमारे क्रांतिकारी आंदोलनकारी भगत सिंह जैसे नेता जो है दिवस के रूप में मना रहे थे। तो 9 अगस्त को जो है दिवस के रूप में मनाया जाता था। अधिकांश युवा क्रांतिकारी उसे मनाते थे और उसमें सम्मिलित होते थे। गांधी जी की एक सोची समझी रणनीति थी, इसी के तहत उन्होंने 9 अगस्त 1942 को ही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी। भारत छोड़ो आंदोलन अपने चरम पर हो गया। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। और दूसरा, इसी में गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो। करो का मतलब तुम अंग्रेज हम भारतीयों को आजाद करो,
और मरो का मतलब कि अगर तुम हम भारतीयों को आजाद नहीं करोगे तो आजादी के लिए हम लोग अपनी जान दे देंगे। तो ये संक्षिप्त नारा था कि अगर अंग्रेज हमें आजाद नहीं करोगे तो हम अपनी आजादी के लिए जान भी दे देंगे। इसी को संक्षिप्त में कहा गया डू और डाई, अर्थात करो या मरो का नारा। इसे अगस्त क्रांति भी कहा गया। अब भारत में अगस्त क्रांति को देख करके लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर अक्टूबर 1943 में लॉर्ड बेवेल को वायसराय बना के भेजा जाता है। लॉर्ड बेवेल आता है और एक बेवेल योजना लाता है। बेवेल योजना में वो फिर से वही औपनिवेशिक साम्राज्य की बात करता है और साथ ही उसमें एक काम ये कर दिया कि कहा कि एक जो केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद बनेगी, उस केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में मुस्लिम सदस्यों की संख्या हिंदू सदस्यों के बराबर होगी। यह भी एक बड़ा ही गलत और फूट डालो वाला कार्य था, जिसको देख करके इस बेवेल योजना को भी कांग्रेस ने पूरी तरफ से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग इसलिए इसको नकार दी क्योंकि अब उसे अलग से पाकिस्तान की मांग का विचार आ चुका था और दूसरी तरफ उसे अलग से सांप्रदायिक निर्वाचन की जरूरत महसूस होने लगी थी। फिर इसके बाद जब बेवेल योजना 14 जून 1945 में आती है तो उसके बाद इसी में यह घोषणा की जाती है बेवेल योजना में ही कि अब शिमला में एक सम्मेलन होगा और शिमला में सम्मेलन का आयोजन किया जाता है 25 जून से लेकर के 14 जुलाई 1945 तक। तो जो शिमला में आयोजन होता है उसमें कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद जी और दूसरी तरफ गांधी जी भी शिमला में स्थित थे, लेकिन वो शिमला सम्मेलन में सम्मिलित नहीं होते हैं। शिमला सम्मेलन भी पूरी तरह से असफल हो जाता है। क्योंकि शिमला सम्मेलन में कांग्रेस जहां पर अखंड भारत की मांग पर टिकी हुई थी, वहीं पाकिस्तान की मांग के लिए मुस्लिम लीग अडिग हो गई। अब ऐसे में अखंड भारत की मांग के लिए कांग्रेस थी और पाकिस्तान की मांग पर अड़ी हुई थी मुस्लिम लीग, तो शिमला समझौता भी फेल हो गया। इधर शिमला सम्मेलन असफल होता है, उधर द्वितीय विश्व युद्ध पूरी तरह से लगभग समाप्ति की ओर बढ़ने लगा था और फिर ब्रिटेन में 1945 में चुनाव होता है और वहां लेबर पार्टी के नेता क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बनते हैं। एटली प्रधानमंत्री बनते ही हाउस ऑफ कॉमन में यह घोषित कर देते हैं कि भारतीयों को आजाद होने का अधिकार है और इसी के साथ उन्होंने कैबिनेट मिशन बनाया। मार्च 1946 में पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया। 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचता है और 16 मई 1946 को घोषणा करता है और इसी कैबिनेट मिशन की घोषणा के साथ ही भारत में संविधान सभा का गठन भी होता है और भारत में अंतरिम सरकार का भी गठन होता है। तो अब अंतरिम सरकार का गठन और संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान सभा कैसे कार्य की, इन सभी पर अगला वीडियो बनाया जाएगा। आज हम लोग सिर्फ स्वतंत्रता आंदोलन तक बनाए गए अधिनियमों पर ही चर्चा करेंगे। तो कैबिनेट मिशन और संविधान सभा पे अगला वीडियो आप लोग देखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मुख्य रूप से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको उपयोगी वीडियो मिलता रहे। इस वीडियो का आप जितना देखेंगे, जितना बार देखेंगे, कोई भी किताब पढ़ेंगे, सभी में आपको यह मिलेगा और साथ ही अधिकांश किताबों का यह निचोड़ मैटर है, इसलिए बड़े धैर्य से सुनिएगा, समझिएगा और फिर किताब को पढ़ के पेपर सॉल्व करिएगा। 100% सारे प्रश्न मिलेंगे और आने वाले जो प्रश्न हैं उनको भी संभावना बना करके पूरा पढ़ाया गया है। तो अब आते हैं हम लोग माउंटबेटन योजना पे। 20 फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन में घोषणा की जाती है कि 30 जून 1947 के पहले भारतीयों को आजाद कर दिया जाएगा।
इस घोषणा के साथ ही लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय बनाया जाता है और 24 मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन भारत आते हैं और भारत आकर के गांधी जी से, नेहरू जी से, पटेल जी से अलग अलग मिल करके इनके विचार जानते हैं, जिन्ना से मिलकर इनके विचार जानते हैं, फिर विचार जान करके फिर इंग्लैंड चले जाते हैं, फिर 31 मई 1947 में फिर भारत आते हैं और भारत आकर के 3 जून को अपनी योजना के बारे में बताते हैं। यही 3 जून की योजना को ही माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है, मनबाटन योजना भी कहा जाता है और इसे बाल्कन प्लान के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग अलग अपना सम्मेलन करते हैं और अपने सम्मेलन में लोगों का मत जानने की कोशिश करते हैं। अधिकांश लोग ये तय कर लिए थे उस समय, चाहे मुस्लिम लीग के लोग हों चाहे कांग्रेस के, कि विभाजन के सिवा अब कुछ नहीं है। गांधी जी जो विभाजन के पूरी तरह विरोध में खड़े थे वो भी अब जान गए कि बिना विभाजन के आजादी अब नहीं मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में विभाजन का प्रारूप तैयार होता है और तैयार होकर के वह ब्रिटिश संसद में भेज दिया जाता है। तो अब हम लोग आते हैं 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम। माउंटबेटन प्लान के ही आधार पर 4 जुलाई 1947 में ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन में जो है भारत विभाजन की योजना पेश की जाती है और इस योजना को पारित कर दिया जाता है 15 जुलाई 1947 को और 16 जुलाई 1947 को इस योजना को ज्यों का त्यों जो है हाउस ऑफ लॉर्ड भी पास कर देती है। फिर एक दिन बाद 17 के बाद 18 जुलाई 1947 पे इस पर ब्रिटेन के सम्राट की मोहर लग जाती है, जिसमें तय होता है कि 15 अगस्त 1947 को 2 अधिराज्य बनेंगे, जिसमें एक 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत का जन्म हुआ। इसी के साथ इसमें यह भी कहा गया दोनों देश जब तक अपने लिए अलग अलग संविधान सभा का निर्माण नहीं कर लेती हैं तब तक वर्तमान संविधान सभा ही विधान मंडल के रूप में कार्य करेगी और दोनों देशों में 1935 के अधिनियम के तहत ही कार्य चलता रहेगा। और जब लोग अपना संविधान बना लेंगे तब जो है अपने संविधान के अनुसार अपने देश की शासन व्यवस्था संचालित करेंगे। इसके साथ ही 2 सीमा आयोग का भी गठन किया गया, एक बंगाल सीमा आयोग और एक जो है पंजाब सीमा आयोग, और दोनों आयोगों का अध्यक्ष बनाया गया सर जो है रेड क्लिफ को। जिसी रेड क्लिफ के ही आधार पर रेड क्लिफ लाइन भी बनी, जिसको हम लोग पढ़ते हैं भारत पाकिस्तान के बीच विभाजन रेखा के रूप में। इस प्रकार से आजादी मिली और यहाँ तक का संवैधानिक विकास हुआ। अब अगले वीडियो में हम लोग जो है मुख्य रूप से संविधान सभा का गठन और संविधान सभा के कार्य और अंतरिम सरकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो ध्यान रहे, वीडियो को अवश्य देखिए, बार बार देखिए, कमेंट और शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब भी करिए। यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। हमारा मूल उद्देश्य यह है कि गरीब से गरीब बच्चा जो परीक्षा पैसा नहीं है जिसके पास, वो भी अच्छी गुणवत्ता युक्त शिक्षा निःशुल्क प्राप्त करे। इसीलिए हर सब्जेक्ट जो जीएस के हैं, जो हम लोग अपने लिए कंपटीशन में पढ़े हैं, उसको आप तक पहुंचाएंगे। आप पढ़ें, सुने, फिर किताब पढ़ें, पेपर सॉल्व करें और आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।